हेलो बच्चों, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? हाँ जी। हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लास लाइव हो चुकी है, विद्या कुमारी आ चुकी है, राहुल आ चुके हैं, उपांशा आ चुकी है, विक्रमजीत सिंह राठौड़ आ चुके हैं। आज हम फटाफट से फिर अपना आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो इसके साथ आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि कॉल वॉल बहुत तेजी से हो रखा था, इसलिए आपकी कुछ क्लासेस भी आपके डिस्टर्ब हुई होंगी, आई नो। चलिए शुरू करते हैं अपना आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण चैप्टर पढ़ रहे थे। ह्यूमन न्यूट्रिशन में मैंने कहा था हमें दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स पढ़ने होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जो एक दिन में आपको ग्राम्स में चाहिए होते हैं, उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और एक दिन में जो हमें मिलीग्राम में चाहिए होते हैं, उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैंने कहा था तीन पढ़ने हैं हमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट्स हमने कंप्लीट कर ली थी। प्रोटीन्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने अमीनो एसिड्स की जरूरत ह्यूमन बॉडी को होती है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, कितने होते हैं, नॉन एसेंशियल कितने होते हैं, ये सारे हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। बस एक छोटी सी चीज बची थी, वो क्या कि अगर आप लोग क्या, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत कब होती है, चाइल्डहुड स्टेज में। जब एक बच्चे का शरीर जो है वो ग्रोइंग स्टेज में होता है, उस समय जब उसके ऑर्गन्स की, उसके टिश्यूज की ग्रोथ हो रही होती है, उस समय उसको प्रोटीन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। यही पढ़ाया था, यस मैम। तो अगर उस स्टेज में बच्चे को प्रोटीन ना मिले तो दो बीमारी हो जाती है। इसका मतलब आपको एक तरफ लिखना है प्रोटीन की डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब हो गया कि एक छोटे बच्चे को अगर प्रोटीन रिच डाइट ना मिले तो कमी के कारण बीमारी कौन सी हो जाएगी, उस छोटे बच्चे के अंदर कौन सी बीमारी, कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी। दो बीमारियां हैं, वो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। देखो ये रहा बोर्ड पे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेटा? आप बोल रहे हैं मैम कैरियर पे नहीं पढ़ाने वाली है क्या? आपका जो बैच है वो हम फिनिश करेंगे, हम नया बैच नहीं आएगा मेरा कैरियर एप्लीकेशन पे, लेकिन डोंट वरी, आपका बैच में फिनिश करूंगी और रेगुलर क्लासेस लूंगी। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो गई थी, शादी में गई थी, उसके बाद गला खराब हो गया, बुखार हो गया था, इसलिए आपकी क्लासेस थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। आपकी बिल्कुल मेरी रिस्पांसिबिलिटी है ये बैच फिनिश करना, इसमें मैं कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन आगे नया बैच मेरा कैरियर एप्लीकेशन पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। राइट, चलो आ जाओ। अगर आप सोच रहे हो कि कोई नया बैच आएगा उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आप गलत हो, ऐसा नहीं है। मेरा कोई नया ना कोई वीओडी ना कोई लाइव बैच आएगा यहाँ पे, है ना। चलो सुनो बच्चों, मैंने कहा एक छोटा बच्चा है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि छोटे बच्चे के शरीर की ग्रोथ होती है और ग्रोथ करने के लिए सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्रोटीन क्या करता है, मास को बढ़ाता है, मसल्स को बढ़ाता है, और बच्चे की मसल्स पतली पतली होती है, छोटी छोटी होती है, तो उस समय उस बच्चे को प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दो बीमारियां हैं। पहली बीमारी है क्वाशियोरकर और दूसरी होती है मेरास्मस। आपको बीमारियों के नाम तो याद ही याद करने हैं, ठीक है? आपको बीमारियों के नाम तो याद करने हैं कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से दो बीमारियां छोटे बच्चों में हो जाती हैं। कौन सी होती है? नंबर 1 पे आती है, उसको बोलते हैं क्वाशियोरकर। हिंदी में सेम नाम है, हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं हम? क्वाशियोरकर बोलते हैं। और जो दूसरा बीमारी है उसको बोलते हैं मेरास्मस। नंबर 2 पे होती है, उसको बोलते हैं मेरास्मस डिजीज। अब इनके लक्षण आप ना भी याद करोगे तो चलेगा, एग्जाम में आपको इनके सिम्टम्स नहीं पूछेगा। हाँ, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से दो बीमारियां बच्चे में देखने को मिलती हैं। नंबर 1 पे है क्वाशियोरकर, नंबर 2 पे है मेरास्मस। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए मैं आपको दिखाती हूं। आप सिम्टम्स नहीं पढ़ोगे चलेगा, आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। देखो बेटा, ये दोनों छोटे बच्चे हैं। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये बच्चा 2-3 साल का है। क्वाशियोरकर जो होती है वो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे को हो सकती है। 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे को क्वाशियोरकर हो सकता है, ठीक है? और ये वाली होती है 1 साल से नीचे वाले बच्चों में होती है, ठीक है? अब देखो इसमें क्या होता है, पहले सुनो क्वाशियोरकर में क्या होता है। ये वो बीमारी है जिसमें डाइट आर डेफिशिएंट ऑफ प्रोटीन, यानी कि जब एक मां अपने बच्चे को प्रोटीन से भरपूर खाना नहीं दे पाती है, जिस बच्चे की उम्र 6 महीने से लेकर 3 साल के बीच में है, तो उस बच्चे में क्वाशियोरकर हो जाता है। अब इसमें क्या होता है क्वाशियोरकर में? तो बेटा इस बच्चे का पेट फूल जाता है, ऐसे देखो पेट फूल जाता है, पसलियां ऐसे पतली हो जाती है, आप देख ही पा रहे होंगे, है ना? पेट फूल जाता है, पसलियां जो होती है वो पतली रह जाती है, हड्डियां पतली रह जाती है, बच्चे के शरीर का वजन कम रह जाता है, उसकी जो भूख लगने की कैपेसिटी है वो धीरे-धीरे कम हो जाती है। तो इस बीमारी को हम कहते हैं क्वाशियोरकर। और इस बच्चे में फैटी लीवर तक हो सकता है, इसके लीवर में सूजन आ सकती है, इंफ्लेमेशन आ सकती है, फैटी लीवर हो सकता है, बच्चे की पसलियां कमजोर रह सकती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है? तो इस बीमारी को बोलते हैं क्वाशियोरकर। दूसरी तरफ मेरास्मस, तो बेटा मेरास्मस 1 साल से छोटे बच्चों के अंदर पाई जाती है। आपने देखा होगा 1 साल का छोटा सा बच्चा है, बहुत पतला सा, इतना सा वजन नहीं है उसका, मतलब 2.5-3 किलो वजन है अभी तक भी। हम क्या बोलते हैं, इसे कुछ खाने को नहीं देते हो क्या? कुपोषण का शिकार। हाँ, ये वही बीमारियां हैं। मेरास्मस में क्या होता है बेटा, 1 साल से नीचे वाले बच्चों को जो प्रोटीन की और कैलोरीज की डेफिशिएंसी हो जाती है, जितनी उसके शरीर को कैलोरीज प्रोटीन की आवश्यकता है उतना नहीं दिया मां ने, तो उसमें मेरास्मस हो जाता है। इसमें क्या होता है आप बताओगे बेटा? इसमें रिक्स जो होती है वो पतली हो जाती है, देखो शरीर की ग्रोथ रुक जाती है, बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बाल थोड़े से बढ़ते हैं वापस स्किन में घुसने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है। बच्चे में खून की कमी तक देखने को मिलती है। तो मैं आपको एक बात बता देती हूं कि आप इनके लक्षण ना भी याद करोगे तो चलेगा, ठीक है? ओवरऑल आप देख रहे हो तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। प्रोटीन क्या करता है? मसल्स की, पसलियों की, हड्डियों की ग्रोथ करवाता है। तो ये बात एकदम सिंपल सी है, ठीक है? बात समझ में आ गई? जी मैम। तो आप लिख लोगे दोनों बीमारियों में, अगर आपको सिम्पटम्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हो। अब बात आती है कि मैम अगर हम प्रोटीन डाइट में ज्यादा खाएं तो प्रॉब्लम है क्या? हाँ, ज्यादा खाने से भी प्रॉब्लम है। अगर आप प्रोटीन को एक्सेस अमाउंट में खा लेते हो, एक्सेस का मतलब है ज्यादा, अगर आप ज्यादा प्रोटीन डाइट खाते हो, अब ज्यादा का मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा। आपने एक शब्द सुना होगा ना, बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या है? जितने शरीर को जरूरत है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की, उसी रेशियो में आप ले रहे हो, तो उस डाइट को आप बैलेंस्ड डाइट कहते हो। मान लो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम जा रही है, प्रोटीन आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, तो इसको अनबैलेंस्ड डाइट कहेंगे, इसको असंतुलित आहार कहेंगे। आपको लगेगा आप खाना तो खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। इसका मतलब आप अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाइट नहीं ले रहे हो। राइट जी मैम, है ना? चलिए क्या, हाँ आप सुनो जरा, एक्सेस खाने से क्या होता है? एक्सेस अगर आपने प्रोटीन खाया तो क्या हो जाएगा? बच्चों जानते हैं प्रोटीन का फार्मूला क्या होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। प्रोटीन के फार्मूले में अमाइन ग्रुप होता है। हाँ जी मैम। अमाइन में क्या पढ़ाया था मैम ने? NH2 होता है। NH2 को हमारे बॉडी में देखो, अगर आपने ज्यादा प्रोटीन खाया, ज्यादा NH2 आया, और NH2 हमारी बॉडी में जाता है तो एक हाइड्रोजन और मिल जाता है इसको, और ये NH2 के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ने से NH3 बन जाता है। NH3 किसका फार्मूला होता है? अमोनिया का। फिर हमारी बॉडी में ऐसे ही इसी से यूरिक एसिड ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, यूरिक अम्ल बनना शुरू हो जाता है, और ये सारे काम आपको याद होगा, मैंने कहा था लीवर का काम होता है यूरिया बनाना, अमोनिया बनाना, है ना? ये काम किसका था? लीवर का। तो बेटा जब ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो हमारे लीवर के पास ज्यादा अमोनिया, ज्यादा यूरिक अम्ल बन जाता है, जिसकी वजह से लीवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लीवर डैमेज होने के यानी कि यकृत जो है उसके खराब होने के, लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है? और फिर धीरे धीरे लीवर ही नहीं, किडनी, बाकी और ऑर्गन्स को भी
पहुंचना शुरू हो जाता है। और ये सबसे ज्यादा होता है आर्टिफिशियल प्रोटीन खाने से, जो हमने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है और प्रोटीन के ज्यादा होने से क्या होता है, आप बता दोगे? यस मैम। तो ये हमारा प्रोटीन खत्म हो गया है। ये दोनों बीमारियां नाम याद करना, एमडीए सीडीएस में 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वाशियोकर के बारे में, बार-बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि कौन सी बीमारी है जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो जाती है, क्वाशियोकर, मैरास्मस। ठीक है जी मैम। आ जाओ, अब हमें तीसरा न्यूट्रिएंट कौन सा पढ़ना है? लिपिड्स, फैट। लिपिड्स जिसको आप आम भाषा में फैट भी कहते हो, तो अगला हेडिंग डालो, लिपिड्स जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? फैट, वसा कहते हैं। बेटा लिपिड्स का ही कॉमन जो नाम होता है ना वो फैट होता है, वसा होता है। बहुत बार आपने सुना होगा लिपिड्स ज्यादा नहीं खानी चाहिए। लिपिड्स ज्यादा खाने से क्या हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या आ जाता है? हार्ट अटैक आ जाता है। अरे इतनी बात सुन रखी है कि नहीं सुन रखी है आपने ये चीज? सबने सुन रखी होगी ये चीज कि लिपिड्स ज्यादा खाने से इंसान के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले लिपिड्स क्या होती है? फैट क्या होती है? तेल खाओ, घी खाओ, मक्खन खाओ, पनीर खाओ, दही खाओ, छाछ खाओ, बटर खाओ, इन सब में क्या होती है? फैट की मात्रा ज्यादा होती है। बेसिक आपको चीजें पता होनी चाहिए। फैट होती क्या है, लिपिड्स होती क्या है? लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब कितनी बार आपको पढ़ाऊं? ऐसे कंपाउंड्स, अभी रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था कि कौन सा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कितनी बार मैंने पढ़ाया है। कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो। अरे ये तो पढ़ाया मैंने, कितनी बार पढ़ाया, अभी आया है क्वेश्चन, कल की ही शिफ्ट में आया है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन, या आप ये कह सकते हो कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो। अब फैट क्या होती है? फैट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे एलिमेंट से मिलकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जिसको आप फैट या लिपिड्स, आप वसा कहते हो। अब याद करो मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। याद करो मैंने कहा था प्रोटीन किससे बनता है? नाचो, NCHO, याद है? और ऐसे ही आप याद करना कि जो फैट होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा तत्वों से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये भी एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं, इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। इनफैक्ट फैट सबसे ज्यादा एनर्जी देती है, ये हमें ऊर्जा देते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनसे हमें एनर्जी भी मिलती है। इनफैक्ट बेटा फैट से तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम फैट से, 1 ग्राम फैट लिखूं या लिपिड लिखूं, बात बराबर है ना? हाँ जी मैम। पता है कितनी एनर्जी? 9.1 से 9.3 कैलोरीज एनर्जी मिल जाती है लगभग। अब आप कहोगे मैम ये तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से दुगना एनर्जी दे रहा है। जी हाँ, तो मैम हम लिपिड्स क्यों नहीं खाते? अरे भैया लिपिड्स ज्यादा खाओगे हार्ट अटैक से मर जाओगे, ज्यादा नहीं खाने हैं। चंदन कुमार कह रहे हैं आपका रेलवे फाउंडेशन बैच किस एप्लीकेशन पे आएगा? बेटा YouTube से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। 15 से 20 दिसंबर के लमसम आएगा नया फाउंडेशन बैच, आपको YouTube से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप ये सब बातें मत करो ना। चलो सुनो, मैंने कहा कि 1 ग्राम फैट में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से दुगनी होती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि मैम फिर हम लिपिड ज्यादा क्यों नहीं खाते? बेटा लिपिड ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, इंसान को अटैक पड़ जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट सुनो, ये जो लिपिड्स होती है ना, ये लिपिड्स ना पानी में इनसॉल्युबल होती है। आप तेल लो, तेल को 1 कटोरी पानी में डालते हो तो क्या तेल पानी के अंदर घुल जाता है? नहीं घुलता है। तो जो चीज पानी में नहीं घुलती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। तो लिपिड्स नेचर से कैसी होती है? तो आपको लिखना है ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? जल में अघुलनशील होती है, ये पानी में नहीं घुलती है बेटा। अगर लिपिड्स को घोलना है तो आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड देने पड़ेंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, इन सब में, है ना? इन सब में लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये पानी में नहीं घुलती है, अघुलनशील रह जाती है पानी में। फिर मैम ये किसमें घुलती है? किसमें घुलती है? तो आप बताओगे ये घुलती है आपकी जैसे ईथर हो गया, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनके अंदर जो फैट होता है वो घुलनशील होता है, घुल जाता है फैट। फैट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर घुल जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, लिपिड्स की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट किससे बने हुए थे? सैकराइड इकाई से। ऐसे ही प्रोटीन किससे बने हुए थे? याद करो मैम, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हुए थे। ऐसे ही अगर आपसे पूछे लिपिड्स की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिपिड, सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप क्या करके आओगे? इसकी सबसे छोटी इकाई कहलाती है फैटी एसिड्स। फैट की सबसे छोटी इकाई फैटी एसिड्स कहलाती है, वसीय अम्ल कहलाती है। और इसी को हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। आप जब अपने खून की रिपोर्ट चेक करवाते हो तो उसमें डॉक्टर्स बताता है ट्राइग्लिसराइड जो है वो इतने होने चाहिए, आपके इतने हैं। तो मैं ये कह दूं कि अगर आपके बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ गई है, इसका मतलब क्या? फैट बढ़ गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो लिपिड्स की सबसे छोटी इकाई होती है उसको फैटी एसिड्स कहा जाता है, उसको वसीय अम्ल कहा जाता है, या इसी को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड नाम से बोलते हैं। इसीलिए जब आप अपने ब्लड की रिपोर्ट चेक करवाते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है इतना ट्राइग्लिसराइड है, इतना होना चाहिए, और आपका इतना आ रहा है। डॉक्टर बोलता है ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट बढ़ा है, इसका मतलब आपके बॉडी में लिपिड्स की मात्रा बढ़ गई है। तेल भी खाना बंद कर दो भाई साहब, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो जाओगे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो अटैक पड़ सकता है, हार्ट अटैक, आपको तुरंत बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी मैम। नेक्स्ट सुनो, जब हमारी बॉडी में लिपिड्स एक्सेस हो जाती है, फैट एक्सेस हो जाता है, एक्सेस ऑफ फैट, तो कौन से टिश्यूज में जाके जम जाता है? मैंने पढ़ाया है, जल्दी से बताओ। जब हमारी बॉडी में वसा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने कहा था अगर फैट ज्यादा होता है तो वो कौन से टिश्यूज में जाकर जम जाता है? मैम एडिपोज टिश्यू में। अरे याद है क्या ये क्वेश्चन? मैंने टिश्यू वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से करवाया था आपको कि फैट की मात्रा बढ़ने पर वो एडिपोज टिश्यू में जाकर स्टोर हो जाती है। याद है कि नहीं है? याद है ना? एडिपोज टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनमें फैट स्टोर होता है, जिनमें फैट स्टोर होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम सोर्सेज बताओ, क्या क्या सोर्सेज है फैट के, क्या खाएं कि हमें फैट मिलेगा, क्या सोर्सेज हैं, स्रोत क्या क्या है मैम फैट के? चलिए आपको कुछ सोर्सेज दिखाते हैं। ठीक है, आ जाओ आपको सोर्सेज दिखाते हैं। ये रहे हेल्दी सोर्स ऑफ फैट। हेल्दी का मतलब है वो फैट जो आपको कम नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, देखो क्या क्या खाओ आप वॉलनट खाओ। वॉलनट का मतलब क्या होता है बेटा? अखरोट खाओ आप पाल्म ऑयल खाओ। पाल्म ऑयल क्या होता है बेटा? ये सारी देखो, ये प्लांट से मिलने वाली फैट है, इधर ये प्लांट प्रोडक्ट्स है, ये एनिमल प्रोडक्ट्स है। ये वाले उत्पाद हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं और ये वाला हमें जंतुओं से मिलते हैं। अब जरा देख लीजिए, जैसे आप वॉलनट खाओ, अखरोट खाओ, पाल्म ऑयल यानी जैतून का तेल खाओ, आप सोयाबीन खाओ, आप नारियल खाओ, नारियल का तेल खाओ, आप काजू खाओ, आप आम खा रहे हो उसमें भी फैट है, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ठीक है, बादाम, ये इन सब के अंदर फैट होती है ज्यादा मात्रा में। अब दूसरी तरफ एनिमल प्रोडक्ट, दूध, ठीक है, दूध से बनने वाला घी लिख लो, घी, तेल, मक्खन, छाछ, दही, पनीर, दूध से बनने वाली सारी चीजों में क्या होता है? फैट की मात्रा ज्यादा होती है। इसके साथ जो लोग फिश वगैरह खाते हैं, मछली वगैरह खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, उनको तो अच्छी फैट वैसे ही मिल जाती है, बिकॉज फिश के लीवर में, फिश के मांस में सबसे ज्यादा फैट होती है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये सारा अंडा हो गया, अंडे में मैंने पढ़ाया था आपको, अंडे का जो अंदर वाला योक वाला पार्ट होता है उसमें फैट ज्यादा होता है, याद है आपको? जी मैम। तो ये सारे आपके फैट के सोर्सेस हैं।
प्लांट सोर्सेज में बात करेंगे तो ये सारे सोर्सेज हैं। एनिमल सोर्स की बात करेंगे तो ये, अब तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी के बीज का तेल, सरसों का तेल, है ना, घी से बनी हुई सामग्रियां, जितना भी सारा दूध से बनी हुई चीजें होती हैं, उन सब में क्या होता है, उन सब में आपका फैट होता है, फैट होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? जी मैम। तो ये सोर्सेज लिख लेना बेटा। अब बात आती है जो फैटी एसिड्स होते हैं या जो फैट होती है वो दो प्रकार की होती है। आपने सुना होगा एक गुड फैट होती है, बैड फैट होती है। जैसे बच्चा कमेंट भी कर रहा है कि मैम लीना कर रही है, बच्चा नहीं बच्ची है, मैम पाम ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है क्या? अच्छा होता है, होता है, उल्टा बोल दिया आपने। चलिए अगले पॉइंट पे लिखेंगे आप, फैट या फैटी एसिड्स दो प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक है, दो प्रकार के वसीय अम्ल होते हैं, फैटी एसिड्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वसीय अम्ल? या केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रही हूँ, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ऐसी फैट, अब फैट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, जी मैम, कार्बन कार्बन भी होता है, हाँ जी मैम, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पढ़ोगे आप, लिख दीजिए, उसे हम संतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं? ऐसे फैट जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, सॉरी सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एकल बंध पाया जाता है, उस फैट को आप, उस फैटी एसिड्स को आप क्या कहोगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड फैट कहोगे। यस चंदन कुमार, यस। ठीक है, दूसरी तरफ ऐसी फैट आती है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्या कहते हैं हम? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना बेटा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हम बायोलॉजी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ाता है, एल्केन एल्केन एल्काइन, वो वहां पे पढ़ा जाता है। हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल। ऐसे फैटी एसिड्स जिसमें आप खाते हो तो जिनके कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, जहां पे सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है, और जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। अब आपने मेरे से जैसे लीना जी ने क्वेश्चन पूछा था मैम कौन सी गुड फैट है, कौन सी बैड फैट है, तो वो समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, इसकी बायोलॉजी के हिसाब से परिभाषा क्या है वो समझने की कोशिश करना। ऐसी फैट जिसको टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर जिसको इंक्रीज कर दोगे, जिसका तापमान बढ़ा दिया आपने, गर्म कर लिया मान लो, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो लिक्विड स्टेट में आ जाए, जो तरल अवस्था में आ जाए, उसे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। और जिसका टेम्परेचर घटाने पर, टेम्परेचर यानी तापमान कम करने पर, यानी फ्रीज में रखने पर जो सॉलिड स्टेट में आ जाए, जो ठोस अवस्था में आ जाए, उसे हम कहते हैं संतृप्त वसीय अम्ल। ये बायोलॉजी की परिभाषा के हिसाब से है। ठीक है, एक बार फिर से समझो, मैंने क्या कहा? ऐसे फैटी एसिड्स जिनका तापमान आप बढ़ाते हो, आप गैस पे गर्म करते हो, धूप में रख देते हो, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, वो तरल अवस्था में आ जाते हैं, और जिनको फ्रीज में रख दिया आपने, ठंडक में दे दिया, टेम्परेचर कम कर दिया तो ठोस अवस्था में आ जाते हैं, उनको हम संतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। अब दूसरी तरफ आओ, दूसरी तरफ साइंस कहती है कि असंतृप्त वसीय अम्ल वो होते हैं जिनको आप कितना ही टेम्परेचर बढ़ा दो, चाहे टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दो, चाहे टेम्परेचर आप क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, रिमेन्स ऑन ऑलवेज लिक्विड स्टेट, ये हमेशा तरल अवस्था में पाए जाते हैं। उस फैटी एसिड को हम क्या बोलेंगे? उसको हम असंतृप्त वसीय अम्ल बोलेंगे, उसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। चाहे आप तापमान बढ़ा दो चाहे फ्रिज में रख दो, अरे सिंपल सी बात है, ऐसी चीजें को फ्रिज में रखने पर ना जमे, उसके अंदर कौन सा फैट है? अनसैचुरेटेड फैट है, बस इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, तीसरी परिभाषा एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो मेनली एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये मेनली एनिमल प्रोडक्ट्स में पाई जाती है। अब एनिमल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया बेटा? जंतुओं से मिलने वाले उत्पादों से मिलती है, ये जंतुओं के उत्पादों से बनी हुई होती है, या जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ज्यादा पाई जाती है बेटा। अब एनिमल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? घी किससे मिला? एनिमल से मिला, समझ रहे मेरी बात, है ना? और ये वाली जो होती है ये मेनली का मतलब मुख्यतः प्लांट प्रोडक्ट से मिलती है। प्लांट प्रोडक्ट यानी प्लांट से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं फैट वाले, उनमें कौन सी फैट ज्यादा होगी? ये वाली। ठीक है, तो लिख दो, ये मुख्यतः पादपों के उत्पाद से मिलती है, ये प्लांट के प्रोडक्ट से मिलती है, पादपों के उत्पाद में ज्यादातर होते हैं, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा जो मेरा आपको बताने का यहां पर सेंस है वो लिखो, ये वाली जो फैट होती है ये हार्ड टू डाइजेस्ट होती है, इसको पचाना आसान नहीं है भैया, इसका पाचन करना, ये पाचन में कैसी होती है? कठोर होती है, यानी कि पाचन में समय ज्यादा लेती है, देरी से पचती है, समय ज्यादा लेती है। कहने का मतलब क्या है? इसको पचाने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी बॉडी की, और भैया जिस चीज को पचाने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है कि खराब है? आप लोग खुद समझ गए हो, आप लोग खुद समझ गए हो, अच्छा है कि खराब है? बताओ जरा। जिस चीज को पचाने में एनर्जी ज्यादा लगे हमारी बॉडी की, सारी एनर्जी तुम इसी को पचाने में लगा दोगे, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने में क्या लगाओगे फिर? तो खुद से कॉमन सेंस लगाओ आप कि अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, खराब है? बताओ जरा। ये वाली इजी टू डाइजेस्ट होती है बेटा, हाँ, इसको पचाना आसान है, और जो चीज आसान है पचने में वही तो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। तो लिख दो, ये पाचन जल्दी हो जाता है, ये पाचन में आसानी से पच जाती है बेटा, इजी टू डाइजेस्ट होती है। इसका मतलब मैम इस फैट को पचने में ज्यादा देर लगता है, ज्यादा एनर्जी लगता है, तो डाइजेशन के लिए खराब है, तो बॉडी के लिए खराब है, इसीलिए हम इसको बैड फैट की कैटेगरी में रखते हैं। बैड का मतलब खराब, खराब, ये बैड फैट की कैटेगरी में आएगा बेटा, जबकि ये वाली हमारी बॉडी के लिए गुड फैट होगा बेटा, अच्छा फैट। सिंपल सी बात है, जो आसानी से पच जाए, पच के आसानी से एनर्जी दे दे, जितना जल्दी पचेगी उतना जल्दी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, और जो जितनी देरी से पचेगा वो उतना ही ज्यादा स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने से कोलेस्ट्रॉल बना देता है, तो ये वाली हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है, तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक आएगा, तो भैया ये कहां से ये खराब होता है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन हम तो यही खाते हैं ज्यादा। अब सब एग्जांपल्स लिखो, ध्यान से लिखो एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल एनिमल प्रोडक्ट्स। आप एनिमल प्रोडक्ट्स से आपको क्या सबसे ज्यादा घी खाते हो? अब आप कहोगे अरे मैम आप कैसी बातें कर रही हो, घी जो है वो खराब है? ना 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 ना, घी खराब नहीं है, घी अच्छा है, लेकिन घी अगर आपने खाया है तो तभी अच्छा है जब उसके बाद आपने मेहनत करी है, उस घी को पचाया है। ऐसा नहीं है कि तुमने 4 आलू के पराठे सुबह सुबह चेपे बढ़िया घी के अंदर ऊपर मक्खन डाल के और उसके बाद सो गए तुम, वो बैड फैट का काम करेगा घी। अगर आप घी खा रहे हो तो उस घी को पचाने के लिए उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा। हाँ, घी में बहुत एनर्जी है, लेकिन घी से एनर्जी निकालने के लिए भी एनर्जी चाहिए। मैं नहीं कह रही घी खराब है, ना ना ना, घी खाओ अच्छी बात है, मक्खन खाओ अच्छी बात है, दही खाओ, छाछ पियो सब अच्छी बात है, लेकिन इनको पचाने के लिए भी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। जो लोग मजदूर लोग हैं वो लोग घी खाएं, उनको पूरा दिन कमजोरी महसूस नहीं होगी, क्योंकि भैया घी में बहुत एनर्जी है, 1 ग्राम घी में 9 से 9.5 कैलोरीज एनर्जी है।
लेकिन वो एनर्जी कब मिलेगी? जब वो हार्डवर्क करेगा। अब तुम आलू के पराठा खा के घी में बने हुए और बेड पे सो गए, तो वो घी तो बेटा उसको पचाने में वैसे ही समय ज्यादा लग रहा था, ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब वो बैड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, इसका मतलब वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। तो घी खाना अच्छी बात है, लेकिन घी को पचाना उससे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो घी फिर खतरनाक है। इसलिए तो जिस इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, डॉक्टर उसका घी तुरंत बंद कर देता है, देखा होगा आपने, मक्खन वक्खन घी भी सब बंद कर देता है, तुरंत बंद कर देता है ना? तो घी खराब नहीं है अनटिल अनलेस उस घी को आपने अच्छे से बॉडी में डाइजेस्ट ना करवाया है। तो राइट, तो घी हो गया, और क्या लिखोगे आप? इसके बाद बटर हो गया, चीज हो गई, चीज वही वाली चीज, हाँ बेटा जो बर्गर पिज्जा में आप खाते हो चीज, ठीक है। तो उसके साथ आप लिख लो जितने भी सारे कर्ड एनिमल प्रोडक्ट्स तो यही होते हैं ना, कर्ड दही हो गया, और लिख दो पनीर हो गया। तो इन सब में जो फैट होती है ना, वो कौन सी होती है? वो आपकी संतृप्त फैट वसा होती है। और सुनो, इसके एक्सेप्शन में एक चीज आती है, क्या? कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। बेटा नारियल के तेल को जब आप फ्रिज में रखते हो तो वो जम जाता है, और जब आप धूप में रखते हो तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो ये इसका एक्सेप्शन बनता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का मतलब है नारियल का तेल। नारियल का तेल इसका अपवाद बनता है बच्चों, अपवाद बनता है, ठीक है। इस परिभाषा के आधार पर और इस परिभाषा के आधार पर नारियल का तेल यहाँ पे अपवाद बनता है, क्योंकि हमने तो लिखा है ये क्या है, मेनली एनिमल प्रोडक्ट से मिलती है, तो ये क्या प्लांट्स मिलने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो फिश खाते हैं, मछली खाते हैं, तो मछली में क्या है? ये वाली फैट है, ठीक है। आगे बस समझ में। अब आओ इधर एग्जांपल में, इसके एग्जांपल कौन कौन है? जितने भी सारे आपने तेल के नाम सुने आज तक, अब कौन कौन सा तेल? सरसों का तेल लिख दो, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, पाम ऑयल यानी जैतून का तेल, सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी के बीजों का तेल, ठीक है। और लिख दो आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, यही आएगा बेटा, ठीक है। और लिख दो फिश ऑयल, मछली का तेल, ये वाला, ओमेगा ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा ऑयल, ये सारे जो होते हैं तेल, ये किसमें आते हैं हमारे? ये आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। सुनो बेटा, मछली का फिश खा रहे, मछली का चिकन मीट वगैरह ये जो खा रहे हो आप, ठीक है, इसमें है ये, जबकि फिश का ऑयल यहां आएगा, याद रखना, फिश ऑयल यहां आएगा, ये अपवाद लिखा जाता है इसका। मैंने कहा था ये वाला क्या है बेटा? ये वाली तो प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, लेकिन मछली का तेल यहाँ पे अपवाद की कैटेगरी में आता है। आगे बात समझ में, ठीक है ना? अब इतना ज्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, बस ये मेन आपको याद होना चाहिए। और ये सारे सोर्सेज हैं जिनसे आपके बॉडी में क्या जाता है? फैट जाता है। लेकिन ये वाली फैट अगर आप खा रहे हो तो आपको उसके बाद वर्कआउट ज्यादा करना पड़ेगा, शरीर को फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये फैट सीधा जाकर जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि जो इधर वाला है ये आसानी से पच जाता है, ये आसानी से एनर्जी दे देगा, इसको पचाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो पाम ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं ये अच्छे होते हैं बेटा। चिया सीड्स कितना अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। अलसी के बीज है ना, फ्लैक्स सीड्स, ये सब अच्छे होते हैं बेटा, ये दिमाग के लिए भी अच्छे होते हैं। आप खाना सीखो इनको अपनी डाइट में, और बिल्कुल सस्ते आते हैं, कोई महंगे भी नहीं आते। याद कर लोगे? याद कर लोगे? ठीक है, चलो। तो ये बात हो गई हमारी फैट की। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि फैट, हम देखो इतनी खांसी उड़ रही है ना, हाँ सुनो, क्या अगर मैं आपसे पूछूं फंक्शन ऑफ फैट, हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है फैट, आप मुझे बताओ क्या काम करेगा फैट? फैट के क्या क्या काम है? हम खाने में फैट खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो काम होगा ना, इसलिए हम खाते हैं। तो जब मैं पानी पी लूं ना, गले से बहुत खांसी उठ रही है। क्या काम करता है फैट? एनर्जी देता है। एनर्जी तो बहुत ज्यादा देता है मैम, यस एनर्जी देता है, बिल्कुल अच्छी बात है। फैट हमारे बॉडी में एनर्जी देगा, हाँ जी मैम देगा। दूसरा, एनर्जी रहेगी आपकी बॉडी में, तब क्या करोगे? काम ज्यादा लंबे समय तक कर पाओगे, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो थकान महसूस हो जाएगी, काम नहीं कर पाओगे। तो क्या? इट इंक्रीज वर्किंग कैपेसिटी, लिख सकते हो आप, इट इंक्रीज वर्किंग कैपेसिटी। गांव में देखा है, घी खा के खेत में काम करते हैं और पूरा दिन भर काम करते हैं, उसके बाद भी उनको थकान महसूस नहीं होती है ना? तो लिख दो, यह कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, वो बढ़ाते हैं, वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देंगे। जी मैम। अगला काम, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो जो आपके बॉडी में फैट से बने हुए होते हैं, उन हार्मोन्स को आप स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। तो इसका मतलब मैम फैट जो है वो हमारे बॉडी में हार्मोन फॉर्मेशन का काम करेगी। जी हाँ, हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं, और जो फैट से बने हुए हार्मोन्स होते हैं उनको हम स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं, उनको हम स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। आपको एक बात बताऊं, अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है ना बेटा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बायोलॉजी केमिस्ट्री में आपने मेरे से सिलेबस खत्म कर लिया और आपसे एक भी ना आए, क्वेश्चन एक भी ना कर पाए आप। लेकिन इसके लिए आपको सिलेबस एक बार अच्छे से, जिस बच्चे का कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग था ना, वो बच्चा 25 में से 24 क्वेश्चन सही करके आ रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या करता है? हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है फैट। एक काम बताती हूं आपको, बहुत अच्छा काम। मैंने कहा जो फैट होती है वो पानी में घुलती नहीं है, पानी से दूर भागती है, हाइड्रोफोबिक होती है। तो हमारी जो ये स्किन होती है ना, इस स्किन के अंदर की तरफ जो लेयर है ना, वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी में अघुलनशील है। हमारी स्किन वाटरप्रूफ होती है। पता है वाटरप्रूफ कौन बनाता है? फैट बनाता है। तो ये हमारी स्किन को वाटरप्रूफ बनाता है, वाटर प्रूफिंग ऑफ स्किन। आप एक बाल्टी पानी से नहाते हो तो एक बाल्टी पानी ऐसा थोड़ी आपकी स्किन से अंदर चला जाता है, नहीं मैम, एक बाल्टी पानी नीचे फर्श पे बह जाता है, आपके बॉडी में बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि आपकी स्किन वाटरप्रूफ है। और स्किन को वाटरप्रूफ कौन बनाता है? फैट। फैट की लेयर बनाती है, लिपिड्स की लेयर बनाती है। ठीक है, एक काम और लिख लो, इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमारी सेल्स के चारों तरफ एक झिल्ली लगी हुई होती है, मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, वो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स की बनी हुई होती है। लिख दो, यह कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक है। सेल मेम्ब्रेन का काम, फॉर्मेशन का काम करवाती है। यह कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक है, निर्माण में सहायक है। तो आप ये कहोगे मैम जब फैट हमें बीमारियां करती है तो खाएं क्यों हम? ना खाओ तो ये ना होगा, खाना जरूरी है, लेकिन अगेन भाई बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट बार बार बोल रही हूं मैं, है ना? तो फैट हमें एनर्जी देगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ाएगा। लंबे समय तक काम करना है तो फैट खाओ, ठीक है? मजदूरी करनी है, लंबे समय तक काम करना है तो फैट खाओ। ये नहीं है कि जाके कुर्सी पर बैठना है, एक चेयर पे जाके बैठ जाना है, और सुबह आलू के पराठे खा के गए थे, दिन में फिर आलू के पराठे खा रहे हो, और फिर बर्गर खा रहे हो चीज वीज डला हुआ, तो बेटा मोटापा ही बढ़ेगा उससे, है ना? और हार्मोन्स बनाने में काम आता है, स्किन को वाटरप्रूफ बनाता है, और हमारी जो सेल्स के बाहर मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को बनाने का काम फैट करता है। तो ये सारे काम हमारी बॉडी में फैट के होते हैं। अब बात आती है कि मैम अगर फैट ज्यादा खा लें तो क्या हो जाएगा और कम खा लें तो क्या हो जाएगा?
अगर आप फैट जो है वो कम खा ले तो क्या हो जाएगा? वसा अपनी डाइट में आपने कम ले ली, कम का मतलब होता है डेफिशिएंसी। अरे डेफिशिएंसी शब्द का मतलब क्या होता है? कमी। अगर आपने फैट की कमी कर दी अपने डाइट में, ठीक है, तो डाइट में अगर फैट की कमी कर दी, इसका मतलब आपके बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी? एनर्जी की कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बताओ? क्योंकि मैम सबसे ज्यादा एनर्जी तो फैट में होती है। हाँ भाई बिल्कुल। तो अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या लंबे समय तक काम कर पाओगे? नो मैम। इसका मतलब जल्दी थकान हो जाएगी, वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाएगी, 10 मिनट काम करोगे थक जाओगे। क्यों? क्योंकि बॉडी में फटीग हो जाएगा। फटीग का मतलब होता है थकान। थकान महसूस होने लग जाएगी, हल्का सा काम किया और थके हुए महसूस हो जाओगे, ऐसा लगेगा चक्कर सा आ रहा है, ऐसा लगेगा चक्कर सा आ रहा है, आप तो काम ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आगे बात समझ में? बाकी हार्मोन्स इंबैलेंस हो जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन अच्छे से नहीं बन पाएगी, ये तो सारे काम है ही है। लेकिन सबसे ज्यादा आपके बॉडी में एनर्जी की कमी रहेगी, लंबे समय तक आप काम नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी देर में काम करते ही आप थक जाओगे, ऐसा लगेगा चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर फैट आपने एक्सेस खा ली, एक्सेस का मतलब है ज्यादा मात्रा में खा ली, तो बहुत नुकसान है। अगर आपने फैट ज्यादा खाया तो आपके बॉडी का बीएमआई बढ़ जाएगा, और जब बीएमआई बढ़ता है तो आपको ओबेसिटी स्टेज शुरू हो जाती है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। मोटापा, मोटापा बढ़ जाएगा, पेट फूल जाएगा, फैट लटक जाएगा बाइसेप्स ट्राइसेप्स में, पेट में। ठीक है, दूसरा, अगर आपने फैट ज्यादा खाया तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाएगा, और जब कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है तो हार्ट डिजीजेस बढ़ जाती हैं, हृदय से संबंधित बीमारियां घेर लेती हैं इंसान को, हृदय रोग हो जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक जैसे हृदय रोग हो जाते हैं। बेटा फिर से समझने की कोशिश करो, अगर आपने फैट ज्यादा खाया तो बॉडी का बीएमआई बढ़ जाता है। अब समझो पहले बीएमआई क्या होता है, मैं यहां पे समझा रही हूं। ठीक है, बीएमआई इसको बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स। जिन बच्चों ने कभी जिम किया है, मेडिकल दिया किसी एग्जाम का, तो ये शब्द आपने पक्का सुना होगा, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, कैसे निकालते हैं? आपकी हाइट ऊपर लिखी जाती है, ठीक है, नीचे आपका वेट लिखा जाता है। आगे बात समझ में? आपकी हाइट और वेट, जितना भी आपका हाइट है, जितना भी आपका वजन है, ठीक है, हाइट को हमेशा लिया जाता है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, जितनी भी आपकी हाइट है उसका मीटर स्क्वायर कर लो, मुझे क्या पता होगा आपकी हाइट कितनी है। ठीक है, और जो वेट है वो आपका किलोग्राम में लिया जाता है। वेट जो है वो आपका किलोग्राम में लिया जाता है। ठीक है, इसमें रखो, आप अपनी वैल्यू रखो, आपके ऊपर अपना लंबाई रखो मीटर में, उसका स्क्वायर करके, और नीचे आप अपना वजन लिखो बॉडी का किलोग्राम में। जब वैल्यू आई 18 से कम, 18 से कम आ रही है, इसका मतलब है आप अंडरवेट है। अरे जितना आपके शरीर के हिसाब से वजन होना चाहिए उतना वजन नहीं है, आपके शरीर का वजन कम है, दुबले पतले हो, अच्छे से खाना पीना खाया करो, कुपोषण के शिकार हुआ। ठीक है, अगर आपका 18 से 25 के बीच में बीएमआई आ रहा है, इसका मतलब आप हेल्दी हो, आप नॉर्मल हो। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया है कि जितना आपके शरीर में होना चाहिए था वजन, उतना ही वजन है, उतना ही आपके बॉडी में इंटरनली सब कुछ सही चल रहा है। अगर आपका बीएमआई आया 25 से 30 के बीच में, इसका मतलब है आप ओवरवेट होने लग गए हैं, आपके शरीर का वजन ज्यादा, ओवर का मतलब ज्यादा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा हो गया है। और अगर बीएमआई आ रहा है 30 से ज्यादा, तो बेटा डॉक्टर की नजर में आपकी कौन सी स्टेज शुरू हो गई है? ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा, मोटापे का मतलब है आपके बॉडी में बहुत सारी बीमारियों का आ जाना। आप खुद से निकालो अपना बीएमआई। ठीक है, डॉक्टर निकालते हैं, जिम वाले लोग निकालते हैं, आपकी हाइट पूछते हैं, आपका वेट पूछते हैं, जब आप मेडिकल वगैरह देते हो किसी एग्जाम का तब भी पूछा जाता है आपसे ये सब, बीएमआई कितना फॉर्म में भरवाया जाता है ना? आगे बस समझ में? फैट ज्यादा खाया टिश्यूज में जाके जम जाएगा, फैट वाले टिश्यूज लटकना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पूरा स्किन लटक जाता है, यहाँ पे जमा हो जाता है, पेट फूल जाता है, उसी को ओबेसिटी स्टेज कहते हैं। और अगर आपने फैट ज्यादा खाया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। तो ना ही फैट ज्यादा खाना चाहिए, ना फैट कम खाना चाहिए। ना खाओगे तो एक बार चलेगा, लेकिन ज्यादा खाओगे तो बहुत बीमारियां, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं आजकल कितने ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ गया जिम में, 25 साल के इंसान को हार्ट अटैक आ गया। क्यों? क्योंकि खाना पीना ऐसा ही हो गया, खा रहे हैं बर्गर पिज्जा सैंडविच कोल्ड ड्रिंक, इन सब में क्या है? बैड फैट है, पता है नहीं लोगों को, बैड फैट है ना? ठीक है, आगे बात समझ में? जी मैम। अब हम कल पढ़ेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, सेपरेट इसको पढ़ने में 40-45 मिनट लगेगा। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें हम आपको कल पढ़ाएंगे। बस फिर अपना विटामिन शुरू हो जाएगा कल। ठीक है बच्चों? ओके, आप किसी का कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। संदीप आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाती है मैम, इसलिए मैं मैसेज किया है, बस लाइव आया हूं। थैंक यू संदीप, थैंक यू संदीप। मैम आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ बेटा, मेरी परसों से ही तबीयत खराब चल रही है, बिल्कुल एकदम आवाज भी बहुत अच्छे से नहीं आ रही है ना। नया बैच कब आएगा? तृप्ति पूछ रही है। तृप्ति आप YouTube पे जुड़ जाइए, जब नया बैच आएगा आपको वहां पे बता दिया जाएगा। ठीक है, हाँ रेलवे का फाउंडेशन बैच आएगा एकदम बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पे, क्योंकि नए नया चैप्टर आपने देखा होगा ना, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये नया चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही एकदम जैसे रेलवे की डिमांड है साइंस की, वैसा ही आएगा बिल्कुल। बाबूलाल बेटा वीओडी से पढ़ लो, आपको ऑलरेडी केमिस्ट्री का वीओडी दिया हुआ है, आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं है? केमिस्ट्री अभी तक आपको खत्म कर देनी चाहिए थी वीओडी वाले पार्ट से देखकर।